अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम 4 इश्यूज़ पर बात करेंगे। हमास के शहीद होने वाले लीडर यहिया सिनवार कौन थे, आईनी तरमीम बंदे किसने उठाए, जस्टिस मंसूर अली शाह कुछ करने के मूड में हैं, रेप वाक़े बारे ऐनी शाहिद होने का दावा करने वाली लड़की ने क्या बताया। आपके नॉलेज में होगा कि एक इंक्वायरी कमेटी बनी थी और उन्होंने मुख्तलिफ लोगों के बयानात रिकॉर्ड किए। आज उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स पेश कर दी हैं और वो भी आपसे कुछ शेयर करेंगे और उसमें इस लड़की का जो इंकशाफ है वो बड़ा दिलचस्प है। तो नाजरीन, बात को आगे बढ़ाने से पहले आपको याद दहानी है कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, टल्ली ऑन कर लो। और अगर आपको कोई प्रोग्राम अच्छा लगे तो आप शेयर करने के लिए मेरे से पहले इजाज़त की आपको ज़रूरत नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि हमास से हम शुरू कर लेते हैं कि हमास ने आज फाइनली कंफर्म कर दिया कि यहिया सिनवार जो उनके मिलिट्री कमांडर थे या ओवरऑल जो हमास के टॉप लीडर थे, उनकी शहादत के हवाले से अगर आपको याद हो कि पिछले साल 7 अक्टूबर को जो हमास ने अटैक किया था इसराइल में, जिसके नतीजे में 1200 इसराइली मारे गए और कोई 250 जो है उन्होंने यरगमाल बना के तो उनको गज़ा की तरफ ले आए थे। उस अटैक के जो मास्टरमाइंड हैं वो यहिया सिनवार थे और इसराइल वाले तब से उनकी तलाश में थे। और यहिया सिनवार जो हैं ये इनको वो फिर भी उनको तलाश नहीं कर पाए। उनका ये ख्याल था कि हम उनको ज़िंदा पकड़ेंगे, उनको तलाश नहीं कर पाए। इसराइल जो है टेक्नोलॉजी के हवाले से बड़ी उनके पास कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, लेकिन वो उनका सुराग नहीं लगा सके। और उसकी वजह ये थी कि जो यहिया सिनवार हैं वो वैसे ही ये जो मॉडर्न गैजेट्स हैं इनसे दूर रहते थे। फ़ोन उन्होंने क्या सी पर दफ़ा हो जाए ये मैं नज़दीक नहीं होना। और ज़्यादा उनके जो मैसेजेस वगैरह होते थे इसी तरह कागज़ पे लिख के किसी को मैसेज जाता था। इसके बावजूद वो 1 साल उन्होंने सर्वाइव किया और अभी भी ये नहीं है कि इसराइल ने कोई उनको टारगेट कर लिया है कि इधर जो है वो छुपे हुए हैं तो हम उनको तलाश कर लेंगे। वो एक जगह पर थे रफ़ा में और आगे से कोई इसराइली फ़ौजी आ गए और उनके साथ जो है वो कोई बख्तरबंद गाड़ी भी थी और इन्होंने उन पर फायर किया, उन्होंने जवाबन फायर किया और वो जिस बिल्डिंग में थे, जिस साइड पे थे, उधर उन्होंने वो बिल्डिंग तबाह कर दी। जब बिल्डिंग तबाह की और फिर उन्होंने सोचा कि हम देखें कि अंदर कौन लोग हैं, ऊपर से उन्होंने कोई ड्रोन इमेजेस वगैरह बनाए, उन्हें लगा कि ये तो यही सिनवार लगते हैं और फिर जाकर देखा तो वो एक अपने फ़ौजी यूनिफॉर्म में इस तरह बैठे हुए थे और इस दौरान उनकी शहादत हो चुकी थी। तो इसराइल इस लिहाज से एक बड़ी विक्ट्री अपनी समझता है और उनका ये ख्याल है कि ये उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन जो उनका वज़ीर आज़म है वो इंतहा पसंद किस्म का वज़ीर आज़म है। वो अभी भी जो बिन्यामिन नेतन्याहू वो कहता है कि जंग अभी ख़त्म नहीं हुई। इनका पहले ये ख्याल था कि उन्होंने जो इनके लोग यरगमाल बनाए हुए हैं उनकी आड़ में या उधर उनके साथ छुपे होंगे, लेकिन इनको यहिया सिनवार उधर नहीं मिले। यहिया सिनवार जो हैं वो 1962 में पैदा हुए और अभी उनकी उम्र 20 साल नहीं हुई थी जब पहली दफ़ा इसराइल वालों ने उनको गिरफ़्तार किया, इसराइल की जेल में रह के आए। नाजरीन, मैं एक दफ़ा यानी कि मैं इस पे इन लोगों पर जो इसराइल या ओवरऑल मिडल ईस्ट की जो पॉपुलर पॉलिटिक्स है उस पर पढ़ा तो मुझे एक बात जो है वो बड़ी याद रह गई कि कहते हैं कि फ़लस्तीन में जब तक कोई बच्चा इसराइल की जेल में नहीं रह के आता तो घर वाले या इलाके वाले समझते हैं कि बच्चा अभी बालिग नहीं हुआ, कि ये इतनी आम चीज़ है। और बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनके जो यानी कि और उनको वो बात भूलती भी नहीं है कि बहुत सारे जो उनके आबाई इलाके थे उधर से उनको डिस्प्लेस किया गया है, वो मुहाजिर कैंप्स में रहते हैं और उधर से उनको अपना इलाका भी नज़र आता है। और फिर जो है इसराइल वाले रोज़ाना उनकी चेक पोस्टें और उनके साथ जो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से क्लैशेज़ और फाइनली ये जो मेरे हले को 18 साल की उम्र में थे जब पहली दफ़ा इनको गिरफ़्तार किया गया और ये 1982 की बात है। अभी यानी 18 साल के तो नहीं, हर 20 साल के भी हुए नहीं थे, यानी कि कोई ओवरऑल। और उसके बाद ये शेख अहमद यासीन के करीब हो गए। फिर 1985 में इनकी दोबारा गिरफ़्तारी हुई। फिर इनको कोई गालिबन 1988 में दोबारा गिरफ़्तार कर लिया गया। उस टाइम इन्होंने कोई 2 इसराइली मारे थे और को फ़लस्तीनी मारे थे। इनको शक था कि ये फ़लस्तीनी जो हैं वो इसराइलियों के मुखबर हैं। और उसके बाद फिर उन्होंने कोई 23 साल 23 ईयर्स उन्होंने इसराइल की जेलों में गुजारा और उधर भी बड़ा एक मर्दाना वार एक उन हालात का मुकाबला किया। उधर जाके उन्होंने जो ज़्यादा वो बात भी करते थे, खैबरियो लैंग्वेज में बात करते थे
और उधर जो जेल के जो मामलात होते थे यानी कि बाकी कैदियों के, उनको भी लीड कर रहे होते थे। और 2011 में फिर इनका कोई कैदियों का तबादला हुआ फ़लस्तीनियों का और इसराइलियों का, तो दोबारा से निकले और 2013 में फिर ये हमास की लीडरशिप पोजीशन पे आ गए। 2018 में इन्होंने एक अनाउंसमेंट की और उसमें उन्होंने कहा कि हम अब इसराइल के साथ नहीं लड़ेंगे। और ये एक तासर गया कि जो यही सिनवार हैं, ये बड़े एक अब प्रैग्मेटिक किस्म के, रैशनल किस्म के लीडर बन गए हैं और उनको लगा कि हमें लड़ाई में फ़ायदा नहीं है। लेकिन फिर कोई 2021 के बाद उनकी माइंड पोजीशन चेंज होना शुरू हो गई और उसकी वजह ये थी कि जो बिन्यामिन नेतन्याहू है या ओवरऑल एक इंतहा पसंदी का ज़ोर उधर इसराइल में भी पकड़े जा रहा था और इनके जो लोग हैं उनको भी वो टारगेट करते थे। तो फिर दोबारा से इन्होंने कोई अटैक करने का प्लान किया, जो कि फ़ाइनली किया 2023 में किया। अब यह है कि ओवरऑल ये जो यही सिनवार हैं, इनकी डेथ से एक हमास के लिए बहुत बड़ा दचका है। उससे पहले जो इस्माइल हनी हैं, उनको उनकी शहादत हो चुकी है ईरान के अंदर। हिज़्बुल्लाह जो है वो भी एक अजीब पोजीशन में है कि उनकी जो टॉप लीडरशिप है वो अटैक हो चुकी है। हसन नसरुल्लाह का तो हम नाम लेते हैं जो उनके टॉप लीडर हैं, उसके अलावा भी जो उनके कई जो की कमांडर्स थे उनकी भी डेथ हो चुकी है। ईरान जो है, ईरान के लिए भी बड़ा एक बहुत बड़ा दचका है। बेसिकली जो इन्होंने जो जब यही सिनवार ने इन्होंने जो सिनवारी ने जो प्लान किया था, जब इन्होंने अटैक का प्लान किया था, तो इनका ये ख्याल था कि जब हम इसराइल पे 7 अक्टूबर को अटैक करेंगे तो उसके बाद हिज़्बुल्लाह वाले और ईरान वाले जो हैं वो भी इस जंग में मुलव्वस हो जाएंगे, जो कि उस तरह हुए नहीं है। ओवरऑल मिडल ईस्ट का सारा इन्होंने नक्शा बदल दिया या ओवरऑल जो पॉलिटिक्स बदल दी। और सिर्फ मिडल ईस्ट की नहीं, इवन अमेरिका के अंदर भी जो उधर के कैंपस हैं वो रेडिकल हो गए कि जो उसके इनके अटैक के रिएक्शन में इसराइल ने किया। लेकिन जो इनके मतलूबा नताइज थे वो उस तरह से मिले नहीं हैं। ओवरऑल काफ़ी तबाही हुई है और उनकी टॉप लीडरशिप जो है वो भी गई है। अब जो इनके एक और भाई हैं जिनका नाम है मोहम्मद सिनवारी, उनके बारे में एक तासर है कि उनको लीडर बनाया जाएगा या एन मुमकिन है कि एक और हैं खालिद मिशाल, उनके बारे में एक राय है जी कि वो भी बन सकते हैं। ये जो यही सिनवारी हैं, ये जो ईरानी लीडरशिप है उसके करीब तस्वर किए जाते थे। इसी तरह जो इनके इस्माइल हनी है वो भी ईरानी लीडरशिप के करीब तस्वर किए जाते थे। खालिद मिशल जो हैं, इनके बारे में ये है जी कि ये उनके इतने करीब नहीं है, लेकिन इनको भी कहा जाता है जी बड़े प्रैग्मेटिक रियलिस्टिक किस्म के हैं। लेकिन वो तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो यही सिनवारी हैं, ये भी एक टाइम पर तस्वर किए जाते थे कि ये बड़े एक रैशनल हैं, लेकिन बाज़ औक़ात हालात भी आपको इरेशनल, इमोशनल बना देता है। तो ओवरऑल ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है। और जो अभी तक लड़ाई हो रही थी उसमें जो एक टॉप लीडरशिप का चले जाना एक मूवमेंट को मुतासर भी करता है, लेकिन आने वाले दिनों में पता चलेगा बाज़ औक़ात और ज़्यादा लोग रिएक्टिव भी हो जाते हैं। लेकिन साथ मसला ये भी है कि काफ़ी लीडरशिप जो है उनकी ऑलरेडी शहीद हो चुकी है। तो नाजरीन, ये तो थी जो ये सिनवारी हैं उनके बारे में। अब जो है हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और वो है आइनी तरमीम का। आइनी तरमीम जो है वो भी एक हमारा क्या कहते हैं मसला फ़ीसा गौरस बन चुका है। और उसमें पहले तो लगा था कि मामलात कोई इज़्ज़त से हो जाएंगे, लेकिन बाद में फिर कोई पता नहीं कौन से कोई उसका जो आइनी तरमीम के जो फ़ौजी हल तलाश करना शुरू कर दें, तो वो बहुत ही एक सारा गेम ही बड़ी अजीब सी एक डर्टी किस्म की हो जाती है। उसमें मैंने आपको याद है कि मैंने आपको बताया था कि पहला जो इनके पास प्लान है वो यही है कि मौलाना फजल रहमान उनको हम कायल करेंगे, और अगर मौलाना फजल रहमान ना हुए तो प्लान बी का मैंने आपको जिक्र किया था कि इन्होंने जो बाकी जमातों के बंदे हैं उनको अपने साथ मिलाना है। और अब यह है कि चूँकि वो बंदे इनके साथ मिले भी हुए हैं और बज़ाहिर ऐसा भी लगता है कि जैसे दबाव में भी हैं। अब ये तय करना ये तो बड़ी सब्जेक्टिव बात है कि वो खुशी से मिले हुए हैं या दबाव के तहत मिले हुए हैं। जिसकी एक मिसाल ये है कि जो BNP मेंगल की खातून है सेनेटर, उन्होंने एक तरह की उनकी आवाज़ बड़ी रूहानसी किस्म की थी जब उन्होंने कल सेनेट में स्पीच की। बेसिकली उनके भी जो 2 सेनेटर हैं वो भी उनके बारे में तसव्वुर किया जाता है कि वो तहवील में है, तो जिसमें एक खातून भी हैं। अब इसी तरह जो मौलाना फजल रहमान है वो भी पहले तो इनके साथ मुज़ाकरा चल रहे थे। अब मौलाना रात को कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने पता चला कि साढ़े भी बंदे चुके गए हैं। उनके भी कोई जो 2 सेनेटर हैं वो लापता हुए हैं, या आप समझें कि जैसे वो अपने आशना के साथ भाग गए हैं। लेकिन ओवरऑल ये है तो गंदा काम ही है, इनके ये जो इससे कोई नेक नामी वाली बात तो नहीं है।
बाकी जो बलूचिस्तान की जमातें हैं उनमें से कई लोगों को पॉलिटिकल लीडरशिप पूछ ही नहीं रही होती, साथ ये भी कह रहे होते हैं आपने वोट देना है, जैसे इनका हक समझा जाता है कि इनका हक है कि वोट देना। कोई जो पीटीआई वाले लोग हैं वो भी इसी तरह से हैं कि अब आपके नॉलेज में होगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनकी बहू, उनके बारे में ये बातें थीं कि उनको उठा लिया गया है, अगरचे वो उनको बाद में रिहा कर दिया गया। कई लोग ये स्पेकुलेट कर रहे होते हैं जी कि ये भी एक पूरा एक स्टेज ड्रामा है, या यानी कि आप कहें जी कि ये एक चीज़ें इस तरह प्लान की जाती हैं ताकि दूसरे लोगों को तासर दिया जाए, यानी कि वो लोग जो कि इस टाइम बज़ाहिर ज़ेर ताब लगे नज़र आते हैं वो अपनी लीडरशिप को बता सकें जी कि हम ज़ेर दबाव हैं। आई डोंट नो, लेकिन ओवरऑल इट्स गेटिंग वेरी डर्टी। ऐसा होना नहीं चाहिए। और इस तरह की जो तरमीम है वो भी, उसकी भी एक स्टेटस नजायज़ बच्चे वाला ही हो जाएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। बेहतर सलूशन था कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो आपके साथ जब चलने को तैयार थे चलें, यानी कि सारी बातों पे तैयार नहीं थे। जो आपकी एक मिनिमम एक्सपेक्टेशन है आप उनके साथ चल लें, वो आपके लिए बेहतर है, बजाय इसके कि आपके अगर 3 काम थे तो एक अगर हो रहा है और मौजूद तरीके से हो रहा है, और वो भी आइनी तरमीम की हम बात कर रहे हैं जो 2/3 से होती है, तो वो ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि आप 3 काम करें और साथ गंद भी करें। वो उसको अवॉइड करना चाहिए था। तो रात जो मौलाना को तो उनको मनाने के लिए और ये जो असल में दरमियान में इस तरह के मामला जो हैं को पॉलिटिकली हैंडल करने चाहिए थे। अब यह है कि इसमें जो चौधरी रियासत के करिंदे हैं वो अपने तरीके से इनको जो पंजा आजमाई कर रहे हैं, और दैट इज़ वेरी डेंजरस, दैट इज़ वेरी डर्टी। और इसमें जो सियासी क़यादत है उनके लिए भी शर्म का मुकाम है। ये हर टाइम मजलूम इनको नहीं बनना चाहिए। आप किसी चीज़ पे ओनरशिप लें और आप अपनी अहलियत भी साबित करें कि हम ये मसाइल जो हैं वो ख़ुद हल कर सकते हैं, आपको हमारे काम में आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर आपने कोई इस तरह का कोई प्रेशर डलवा भी रहे हैं तो इतना ऑब्वियस के यानी कि कोई देखने वाले को भी शर्म होना शुरू हो जाती है कि जिस तरह इस तरह के जैसे नंगे लेटे हुए हैं कि कोई इर्द गिर्द जो लोग गुजर रहे हैं वही अपना मुंह दूसरी तरफ कर रहे हैं, इनको परवाह ही नहीं है। तो आज भी बिलावल भुट्टो कह रहे हैं जी कि हमारा कंसेंसस हो गया है और हो जाएगा। तो अपने जो पार्टी के लोग हैं उनको कह रहे थे कि आपको ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, आप इधर ही ठहरें, इस वीकेंड पे चीज़ें हो जाएंगी। आई डोंट नो, यानी कि ये हर दफ़ा ऐसे होता है। पहले हमने सुना जी 16 को होनी है, फिर सुना 17 को होनी है, अब जो है पहले आज की बात आ रही थी जी कि आज हो जानी है, अब मुझे लगता है कि कल पे चली जानी है। और ये मामला जो है जब तक होते नहीं हैं उस टाइम तक बस यही समझो कि ये कुछ नहीं हुआ जब तक नहीं हुआ। तो यही है। तो ये जो बंदे उठाने वाला काम है ये चौधरी रियासत को भी चाहिए कि लोगों को इंगेज करें, उनको इस तरीके से। अगर आप बदमाशी करेंगे तो ये कोई अच्छा मैसेज और आपकी इज़्ज़त में इजाफा नहीं होगा। पहले भी लोग आपको गालियां दे रहे हैं और उनमें से बाज़ औक़ात बिला वजह भी शुरू हो जाती हैं, लेकिन ये कोई मेरिट तय करना तो फिर कोई नहीं होता ना। जब आपके ख़िलाफ़ नफ़रत इतनी फैल जाती है तो फिर मेरिट तो उसके पीछे नहीं रहता कि कब गाली देनी है कब नहीं देनी। तो अवॉइड करना चाहिए, जो काम एक मौजूद तरीके से हो जाए वो ज़्यादा बेहतर है। तो आगे हम जो है बढ़ते हैं जो शाहजी की तरफ, मंसूर अली शाह साहब की तरफ। वो लगता है कुछ करने के मूड में है। उनका लगता है कि जैसे आज तक के सारे फ़ैसले एक तरफ और जो मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला एक तरफ, उस पर वो पैरा इस तरीके से दे रहे हैं कि लगता है कि जैसे रात को सोते भी नहीं हैं, दिन रात वेच देने क्या है, कोई इन्हें देखला फ़ैसले की खिलाफ वर्जी तो नहीं होगी। पहले भी जब पार्लियामेंट बुलाई गई थी तो उस टाइम उन्होंने जो तफसीली फ़ैसला भी जारी कर दिया था। अब यह है कि इलेक्शन कमीशन वाले जो हैं उन्होंने भी कोई जो नेशनल असम्बली के स्पीकर हैं और पंजाब असम्बली के स्पीकर और सिंध असम्बली के स्पीकर वो आते ने साढ़े हिस्से दी जी मखसूस नशिस्तां होंदियां ने वो किधर ने। तो शाहजी जो हैं वो उसके लिए जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने दोबारा से आज मीटिंग बुलाई हुई थी। पहले भी उनकी कोई 1-2 दिन पहले मीटिंग थी, आज भी थी। और उधर शाहजी जो हैं उन्होंने आज फिर क्या है जी कि तुहानू पहला भी दसिया सी कि जो फैसला सा किया दे मुताबिक अमल करना है। और साथ जो है उन्होंने पहले फ़ैसले का उर्दू में भी तर्जमा करके वेबसाइट पे चढ़ाया ताकि किसी को किसी किस्म का भाम न रहे। तो जिस तरह बाबा रामते था वो उसने डैम की हिफाजत करनी थी, उधर राखी करनी थी। जो शाहजी हैं वो अपने जो मखसूस नशिस्तों का केस है उसकी रखवाली बड़ी भरपूर तरीके से कर रहे हैं। आज तक अपने किसी और फैसले की उन्होंने इतनी खबर नहीं ली या ध्यान नहीं दिया कि उस पर अमल हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन इस तरफ हो रहा है। अब जो इलेक्शन कमीशन है वो सैंडविच बना हुआ है सुप्रीम कोर्ट के दरमियान और पार्लियामेंट के दरमियान। पार्लियामेंट ने कानून साजी की हुई है और उन्होंने कहा जी कि ये जो सीटें हैं ये हमारा हिस्सा बनते हैं,
उधर सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने पूरा जस्टिस दिया हुआ है, यानी कि उनको पीटीआई को मुकम्मल इंसाफ, तो वो कह रहे हैं जी कि नहीं, जो हमने फ़ैसला किया है आपने इस पर अमल करना है। तो इस दौरान जो इलेक्शन कमीशन है उसने भी आगे वो फ़ैसला अपना, वो जो प्रोसीडिंग है, जो आज की मीटिंग है, या फ़ैसला आज नहीं हुआ, उसको सोमवार तक मुलतवी कर दिया है। तो ओवरऑल शाह जी लगता है कि उनको लग रहा है कि जैसे वो ना कोई और नहीं तो अगर को ख़ुद को हमला करना पड़ा ना तो वो करेंगे। अब टाइम उनके पास भी कम है और उनको भी लग रहा है कि चीफ जस्टिस वाली सूरत हाल अगर नहीं बनती तो मैंने अपने फ़ैसले पे उससे पहले पहले जो पैरा हम दे सकते हैं वो दें, और अगर किसी जगह पे कोई इसकी फ़ैसले में कोई ताहीर हो तो फिर हम जो है हो सकता है कि किसी तरह वो इजलास बुलाने की कोशिश करें। इजलास क्या वो बुला सकते हैं या नहीं, ये मुझे नहीं आइडिया। और उसकी वजह यह है कि अब वो जो एक बेंच तश्कील करने वाली कमेटी में भी शामिल नहीं है। एनीवे, जब तक आइनी तरमीम नहीं होती ये जो मामला इसी तरह लटका रहेगा। अब जो है हम अपने आखिरी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और आखिरी टॉपिक जो है वही लाहौर वाला, कि उस पे जो है लोग, मैं वैसे हैरान हूँ इन लोगों पर, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, और अभी तक कह रहे हैं ਤੁਹਾਡਾ की ख्याल है कि वो जैली काम है, लगता नहीं जैली काम है। और मुझे वैसे हैरानगी होती है कि ये लोग क्यों ऐसा है, यानी कि फिर यह है कि मुझे इस बात पे और ज़्यादा लगता है कि लोग जो है ना, हर बंदा अपनी अपनी मर्ज़ी की बात सुनना चाहता है, वो सच है या झूठ है। कि अगर इस टाइम रेप उनकी मर्ज़ी फेवर में जा रहा है जी कि अल्लाह करे, यानी कि मतलब ये है कि अगर ये बात दुरुस्त है, यानी कि वो चाहते हैं कि अल्लाह करे कि बात दुरुस्त हो, ठीक है, ताकि उसका उनको जो गुस्सा है वो और भी गुस्से जो हैं वो इस पर निकाल सकें। अब ये बात दुरुस्त साबित नहीं हो रही, लेकिन किसी न किसी तरीके से एहतजाज है। वो बच्चे जो हैं, यानी कि जो इसी तरह बेवकूफ़ जिनको बनाया गया है, वो भी जेलों में और इधर उधर जो है ख्वार हो रहे हैं। अब यह है कि जो कमेटी की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में कोई 2-3 चीज़ें मैं पहले बता लूँ। एक तो मैं देख रहा था जी कि कोई एवर केयर हॉस्पिटल के हवाले से लोगों ने चलाया हुआ था जी कि एवर केयर हॉस्पिटल में लेकर गए हैं, और कोई साथ इसी तरह की कोई ब्लड किस्म की वीडियो है जिसमें कोई एक साथ आवाज़ आ रही होती है जी कि वो गार्ड कुछ कह रहा है और फिर लोग जो हैं वो कह रहे हैं, और इस तरह कोई कि जी वो लड़की पहुंच गई है जी, इसके साथ रेप हुआ है, तासर ये दिया जा रहा है जी कि वो वाली लड़की है। तो ये पहले भी पुलिस ने भी वैसे पता किया था, लेकिन अभी जो एक नई कमेटी बनी थी चीफ सेक्रेटरी की क़यादत में, उन्होंने भी दोबारा से स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कराई हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स की भी की हैं जो कि बड़े दावेदार थे कि उन्होंने वो जो हैं उन्होंने वो देखा है, होते हुए देखा है। कोई कह रहा था जी मैंने चीहों की आवाज़ सुनी है, कोई कह रहा था जी जो टीचर है उन्होंने चीहों की आवाज़ सुनी है। उन पर मैं बाद में आता हूँ, लेकिन जो एवर केयर हॉस्पिटल वाले हैं उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा हमारे पास कोई केस नहीं आया। फिर एक और वीडियो चल रही थी, और या यानी कि कोई मैसेज चल रहा था, उसमें कहा जा रहा था जी कि नहीं हमें झूठ बोल देने, वो कुड़ी नू 1122 ही लैके गए ने जनाब हॉस्पिटल में। तो उन्होंने 1122 की जो टॉप लीडरशिप है उनकी स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा जी कि हमारे पास अक्टूबर के अंदर कोई इस तरह का कोई केस नहीं आया कि जिसमें कोई इस तरह की कॉल आई और हमने आगे उस विक्टिम को आगे हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र किया। फिर तीसरी बात यह है कि उन्होंने वो तमाम हॉस्पिटल से भी चेक किया, वो लड़की जो कि जिसको फ्रैक्चर हुआ था उसकी कोई लीव एप्लीकेशन जो है वो भी उन्होंने प्रोड्यूस की हुई है, और साथ वो लड़की जो है वो 2 अक्टूबर से ऑनवर्ड कोई मेरे ख्याल 11 तक वो हॉस्पिटल्स में रही है। पहले वो जनरल हॉस्पिटल में रही है, और उसके बाद वो एक डॉक्टर को चेक कराने गई। जब उसकी टांगें काम करना छोड़ गई तो वो डॉक्टर जो हैं वो कोई न्यूरो के थे, और वो इत्तेफाक हॉस्पिटल में थे। उन्होंने कहा कि पुत्र तो इत्तेफाक के दाखिल हो जा, तो वो इत्तेफाक हॉस्पिटल में भी दाखिल रही है। अब यह है कि जो लड़कियों के हवाले से उन्होंने काफ़ी लड़कियों को, स्टूडेंट्स को उन्होंने इंटरव्यू किया, और उसमें एक लड़की जो है वो कह रही है कि उसकी कोई वीडियो है कि जिसमें वो कह रही है कि मैंने उस लड़की को चीखें मारते हुए सुना है या इस तरह की बातें। तो उन्होंने उस लड़की को ट्रेस किया, पता चला कि वो लड़की है पंजाब कॉलेज की स्टूडेंट, लेकिन वो किसी और कैंपस की है, यानी कि वो इधर की है ही नहीं, इस ब्रांच की है ही नहीं जिधर ये मुबैना तौर पे वाक़या हुआ है, जो कि नहीं हुआ, ठीक है। और उसने कहा जी कि मुझे तो कोई पता नहीं, मैं तो इस ब्रांच में, इस कैंपस में पढ़ती नहीं हूँ, और मुझे कोई लोगों ने उकसाया था, और उसमें उसने मेरे हाल कोई एंकर्स वगैरह का भी जिक्र किया है कि उन्होंने मुझे उकसाया था कि आपको इस तरह का कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा दो तो वायरल हो जाओगी। अब आजकल यही मसला बन गया ना, लोग
चीज़ों को वेरीफाई करने के बजाय जो वायरल होने के लिए ज़्यादा एक काम कर रहे होते हैं, और हर आदमी जो है अपना अपना सच लेके तो फिर मैदान में निकला हुआ है और अपनी वीडियो रिकॉर्ड करा के चढ़ा रहा है। जो जितना ज़्यादा वायरल हो गया उसको लोग सच समझना शुरू कर देते हैं। तो नाजरीन, ये है अभी तक की गुफ्तगू। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।